हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल पे। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम भारतीय संविधान राजनीति से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बारे में ध्यान से अध्ययन करेंगे। आज मैं अपने इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में बहुत सारे भाग भी बनेंगे। भारतीय संविधान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भारतीय संविधान के प्रारंभ से लगाकर संविधान निर्माण के अंतिम काल तक का वर्णन मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा इसका पहला वीडियो है जिसमें कांग्रेस से पूर्व की विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है और कांग्रेस से पूर्व की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा की गई है कि 1885 में कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस से पहले की स्थिति किस प्रकार की थी भारत में। देखिए, पहले की चर्चा की जाए तो भारत में औपनिवेशिक विरासत थी। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, हमारा भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए, बात करते हैं कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी परिस्थिति थी और कौन कौन सी संस्थाओं का जन्म हुआ था। तो देखिए, औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक विरासत आपको बता देना चाहता हूं कि औपनिवेश का जो अर्थ होता है कि देखिए, औपनिवेश का जो अर्थ होता है कि एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर आधिपत्य स्थापित करना या शासन स्थापित करना। देखिए, जिस प्रकार ब्रिटेन ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसलिए वो अपना औपनिवेश ब्रिटेन भारत का भारत ब्रिटेन का जो औपनिवेश कहलाता था। देखिए, औपनिवेशिक विरासत को 4 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार इस औपनिवेशिक विरासत ने मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं। अगर तीनों भागों की अलग अलग चर्चा अभी हम करेंगे तो देखिए, 3 भागों में अगर बांटे इसको औपनिवेशिक विरासत को, तो पहला हो जाएगा आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, दूसरा होगा सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, और तीसरा जो होगा राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत से शुरू से जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोट्स बनाते चलते रहिए। देखिए, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपना रहा था। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में मुक्त व्यापार की नीति चल रही थी, उसी प्रकार ब्रिटेन भी भारत में मुक्त व्यापार की नीति ही अपना रहा था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश आर्थिक अर्थव्यवस्था को विश्लेषण जो करने वाले थे वो थे भारतीय दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार का आर्थिक विश्लेषण किया था। देखिए, इनके साथ एक और नाम है आर.सी. दत्त। सर्वप्रथम ब्रिटिश भारत का आर्थिक रूप से विश्लेषण करने वाले कौन थे अगर पूछा जाए तो दादाभाई नौरोजी और आर.सी. दत्त। देखिए, भारत में उस समय करीबन 90% मशीनें जो थी ब्रिटिश सरकार के कारण हमारे जो हथकरघा उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनका वो जो खत्म होने की कगार पर थे, क्योंकि वहाँ की सस्ती दामों की वस्तुएं, ब्रिटिश के सस्ती दामों की वस्तुएं भारत के हथकरघा के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो सस्ती थी, इसलिए उनका धीरे धीरे पतन होने लगा और उनके स्थान पर मशीनी उद्योग ने स्थान लेना प्रारंभ कर दिया। यह आर्थिक प्रभाव थे। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। उस सिद्धांत का नाम था धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए, आर्थिक प्रभाव में उसमें किसी प्रकार की बैंक प्रणाली नहीं थी, निवेश नहीं था, एटीएम नहीं थे, बैंक्स नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जो मुश्किल का दौर उसमें था। देखिए, सामाजिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो सामाजिक प्रभाव कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर थोपा था। जो आप देखिए, ब्रिटिश सरकार कभी ये नहीं चाहती थी कि भारत के लोग इतने शिक्षित हो कि वे लोकतंत्र को सही अर्थों में समझे।
ब्रिटिश सरकार अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए शिक्षा अंग्रेजी में चलाना प्रारंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ रटत विद्या पर जोर दिया, न कि व्यावहारिक तार्किक विश्लेषणात्मक विद्या पर जोर देना उचित समझा। उन्होंने ऐसी विद्या पर जोर दिया जो उनको जो है शिक्षा न देकर, सही अर्थों में शिक्षा न देकर उनको उनके कार्यों का अनुसरण करते रहें। ऐसा ये चाहते थे कि जैसे हम कार्य कर रहे हैं उनका अनुसरण वो करते रहें। देखिए, सामाजिक प्रभाव की बात की जाए तो 1951 जब भारत में प्रथम चुनाव होने जा रहे थे 1951-52 में, तो उसमें एक जनगणना करी थी और जनगणना में जो साक्षरता दर का अगर देखें तो उस समय साक्षरता दर भारत की 84% निरक्षर थी। 84% पॉपुलेशन निरक्षर थी और 92, देखिए ध्यान देने की बात है कि 92% महिलाएं उसमें निरक्षर थी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक इतना शिक्षित ब्रिटिश शासन होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये चाहा कि वास्तव में भारतीय जनता अशिक्षित ही रहनी चाहिए। देखिए, उसके बाद अगर वर्तमान की अगर जनसंख्या साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 74.04% साक्षरता दर है। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए पुरुष तो 82.14, अगर महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 65.46 साक्षरता दर है। अब देखिए, अब हमारा अगला जो पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। देखिए, राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार राजनीतिक प्रभाव था, हम ये देखेंगे कि उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की थी। देखिए, इनकी शासन व्यवस्था जो थी वो तानाशाही थी, तानाशाही शासन व्यवस्था थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को उनका हक मिले, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता मिले, और वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र रूप से अपने एक संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करें। इसलिए उन्होंने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया, विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने तक 1947 तक ब्रिटिश सरकार प्रयत्नशील रही थी। देखिए, तानाशाही जो सरकार थी, साम्राज्यवादी सरकार हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उपनिवेश के माध्यम से साम्राज्यवाद का प्रस्ताव का समर्थन किया था। और देखिए, राजनीतिक प्रभाव को हम विस्तृत रूप से आगे इसी अध्याय में साथ साथ वर्णन करते रहेंगे। अब देखिए, राष्ट्रवाद का जो उदय है वो कब होता है, किस प्रकार होता है, किन किन के द्वारा होता है, और कौन कौन से कारक है जो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में होता है। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। एक बार फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार का आर्थिक रूप से विश्लेषण किन व्यक्ति ने किया था, तो दादाभाई नौरोजी ने किया था और आर.सी. दत्त ने किया था। अगर बात की जाए कि राष्ट्रवाद के उदय के कारक कौन कौन से हैं, तो हम पहले बहुत कारक तो विभिन्न प्रकार के हैं। मैं आपको मुख्य रूप से 2 कारकों के बारे में बताना चाहूंगा। पहला कारक तो है पत्र पत्रिकाएं, और दूसरा कारक उस समय के तात्कालिक कारण और जो राष्ट्रवाद के उदय में मुख्य रूप से हैं। देखिए, पत्र पत्रिकाओं को हम सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। पहली है बंगाल। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल की है हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर, अमृत बाजार। देखिए, इन पुस्तकों के लेखकों के नाम भी, जो मुख्य उनके नाम भी हम साथ साथ याद करते चलेंगे। इन्हें हिंदू पैट्रियट जो पुस्तक लिखी, पुस्तक नहीं है, पत्रिका है, पत्र हैं। हिंदू पैट्रियट जो पत्र चलाए थे वो चलाने वाले थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो हिंदू पैट्रियट पत्र चलाए थे
इंडियन मिरर पत्रिका जो चलाई थी उनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर व मनमोहन घोष, मनमोहन घोष। अमृत बाजार जो चलाई थी वो है शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संचालन किया था। समाचार पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और है सोम प्रकाश। सारी बंगाल की, पहले बंगाल की चर्चा कर रहे हैं। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश पत्रिका का पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेखक पत्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके थे? सोम प्रकाश के थे। एक और थी बंगाल नाम से एक पत्र का विमोचन उस समय हो रहा था। अब देखिए साथ ही आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रचलित थी? उसमें महाराष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो एक थी गोश्त गफ्तार जो पत्रिका थी, रोस्त गफ्तार, एक मिनट, रोस्त गफ्तार। देखिए इस पत्रिका को चलाने के जो संपादक थे इनके वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने रोस्त गफ्तार नाम का पत्र चलाए थे। इसमें राष्ट्रवाद के बीच थे, ये राष्ट्रवादी थे। हमें पता ही दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। देखिए अब दूसरी है मराठा व केसरी। केसरी जो पत्र चलाए थे, समाचार पत्र चलाए थे, वो 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ये दोनों मराठा और केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए थे। देखिए महाराष्ट्र में बहुत सारे थे, मैं कुछ प्रसिद्ध के नाम लिखा रहा हूँ। एक थे नेटिव ओपिनियन पत्रिका भी चलाई थी। उसके बाद में अगर बात की जाए तो दूसरी संयुक्त प्रांत की। देखिए संयुक्त प्रांत को उस आप वर्तमान के उत्तर प्रदेश को उसमें संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत मुख्य पत्रिका एडवोकेट, और जो दूसरी पत्रिका की अगर बात की जाए तो दूसरी पत्रिका है हिंदुस्तानी व आजाद। अब देखिए अगर तात्कालिक कारण की अगर बात की जाए कि ये तो हो गया महाराष्ट्र की, संयुक्त प्रांत की हो गई, वो अभी हमने बंगाल की पढ़ ली थी। आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाना। अगर बात की जाए कि तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, तो तात्कालिक कारण दो थे। देखिए दो तात्कालिक कारण थे, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तात्कालिक कारण राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद उदय के दो तात्कालिक कारण की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला थी लिटन की प्रतिगामी नीति, लिटन की प्रतिगामी नीति, और दूसरे थी रिपन की नीतियां। आप ऐसे कह सकते हैं, या आप रिपन के द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल विवाद भी कह सकते हो। इल्बर्ट बिल विवाद, ये दो तात्कालिक कारण थे। देखिए हम पहला तात्कालिक कारण लेते हैं, लिटन की प्रतिगामी नीति। लिटन की प्रतिगामी नीति, देखिए लिटन जो है गवर्नर, भारत के उस समय तत्कालीन गवर्नर थे। और लिटन के बारे में अगर बात करें, लिटन प्रतिक्रियावादी थे। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि अनुदारवादी थे। और बात की जाए अनुदारवाद, तो अनुदारवाद का मतलब होता है उनमें उदार का अंश नहीं था।
वो भारत को कभी भी समान देश का दर्जा नहीं देना चाहते थे। भारत के नागरिकों को एक सम्मानित नागरिक का दर्जा देने के पक्ष में कभी नहीं थे। वो भारतीयों के ऊपर शासन करने का दर्जा ही देते थे। वो चाहते थे कि हम भारतीयों के शासन करने के लिए ही बने हैं। देखिए, लिटन एक अनुदारवादी थे। अगर बात की जाए लिटन ने ऐसे कौन से कार्य किए थे, मुख्य मुख्य कार्य पर चर्चा करेंगे। जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन। जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और देखिए, आयोजन में मुख्य जो था, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को लिटन एक उपाधि देता है, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है जनवरी 1877 को। देखिए, जनवरी 1815 को, एक और मैं ऐसे जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जनवरी 1915 को अफ्रीका में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। ऐसे लिख देना आप, जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कौन देता है भाई? अफ्रीका द्वारा। किसके द्वारा? अफ्रीका द्वारा दी जाती है। अब देखिए, लिटन के समय क्या होता है कि लिटन के समय बहुत भीषण अकाल पड़ता है। वो अकाल पड़ता है 1876 में और एक 1878 में। और लिटन इस अकाल से निपटने के लिए एक स्ट्रेची कमीशन का भी निर्माण करता है। स्ट्रेची कमीशन का भी निर्माण जो लिटन के द्वारा किया जाता है। और इस कमीशन के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्वे किया जाता है और वहाँ पे एक अन्य कोष का भी गठन किया जाता है। देखिए, लिटन के मुख्य कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, लिटन के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और जो प्रसिद्ध लिटन की सबसे प्रसिद्ध घटना जो थी भारत में, वो थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए, 1878 में लिटन एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। देखिए, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम में क्या होता है कि लिटन कभी नहीं चाहता था कि जो स्थानीय समाचार जो स्थानीय भाषा में लिखे जाते थे वो चले। लिटन ये इसलिए नहीं चाहता था कि लिटन को हमेशा ये अंदेशा था कि ये जो समाचार हैं वो हमारी सत्ता के खिलाफ विरोध भड़काए जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताया था, और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जो थी स्थानीय भाषा में लिखी जाती थी, और लिटन ने तुरंत इनको बंद करने का निर्णय कर दिया। देखिए, उस समय जो प्रभावित होने वाली उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। मैं आपको बताया था सोम प्रकाश जो मंगला में लिखी जाती थी उसको तुरंत बैन कर दिया गया था। इसके बाद में जो अमृत बाजार जो पत्रिका है शिशिर कुमार घोष द्वारा जो चलाई जा रही थी, उस पत्रिका को शिशिर कुमार घोष ने जो उस समय तत्कालीन बंगाली भाषा में लिख रहा था, उसने उसका अनुवाद जो इंग्लिश में करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए, एक भेदभावपूर्ण नीति थी। यह हम सभी को पता है कि हम स्थानीय भाषा में किसी समाचार पत्र को क्यों लिख सकते थे। उस समय ये कहा जाता था, लिटन के द्वारा कहा गया है कि कोई भी समाचार अगर लिखा जाएगा तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। इसका विभिन्न भारतीय जो शिक्षित वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, सभी ने इसका विरोध किया। सभी ने कहा कि यह एक भेदभावकारी नीति है और इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, ये थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी के साथ ही 1878 को ही एक भारतीय शस्त्र अधिनियम में 1878 में एक और अधिनियम लाया गया था, वो भी लिटन के द्वारा लाया गया था। 1878 में वो था भारतीय शस्त्र अधिनियम के नाम से जाना गया था। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम के बारे में आपको ऐसे बता देता हूँ, आप जनरल नॉलेज के हिसाब से। और इसमें ये मुख्य पॉइंट भी 2 एक्ट जो 1878 में लाए गए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात की जाए तो भारतीय शस्त्र अधिनियम का आश्चर्य होता है कि यूरोपियन को तो शस्त्र रखने का अधिकार है बिना लाइसेंस के, लेकिन भारतीयों को लाइसेंस के साथ शस्त्र रखने का अधिकार दिया गया। ये एक भेदभावकारी नीति थी। देखिए,
इसका भी भारतीयों ने विरोध किया। अब हम दूसरी बात करते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा जो विवाद था वो था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, देखिए उसमें लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल लाने वाले जो थे प्रस्तावक जो थे, जो उसमें भारत के गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। देखिए अगर लॉर्ड रिपन की जो विचारधारा की अगर बात की जाए तो उनकी विचारधारा थी उदारवादी। लॉर्ड रिपन चाहते थे कि भारतीयों को भी समानता का हक मिले, भारतीयों को भी विभिन्न समानता, मतलब हर क्षेत्र में भारतीय का समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। रिपन ने तो उसमें रुड़की में कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके विद्यार्थियों को डायरेक्ट सरकारी सेवा में आने का मौका दिया। रिपन की नीति इतनी उदार थी कि भारतीयों के प्रति वो भारतीयों को हर संभव प्रयास देना चाहते थे, लेकिन विभिन्न यूरोपीय थे जो अनुदारवादी थे, जो भारतीयों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते थे, वो रिपन के विरोधी हो गए थे। और वो कभी नहीं चाहते थे कि रिपन के ये जो फॉर्मूला है, इल्बर्ट बिल विवाद है, वो प्रस्ताव जो है पास हो। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद की मुख्य धारा ये थी कि उनका एक आयोग था जो उच्च न्यायालय था, वहाँ पे जो यूरोपियन जो नागरिक थे, अगर कोई भारतीय दंड संहिता के अंदर कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उनकी सुनवाई सिर्फ उच्च न्यायालय में होती थी। उच्च न्यायालय का जो जिसको बोलते आयोग बोलते उसका नाम था स्ट्रेची ऑफ पीस उनका नाम था। देखिए अब सिर्फ उसमें ही इसकी सुनवाई जो है की जाती थी। स्ट्रेची ऑफ पीस नहीं, सॉरी, जस्टिस ऑफ पीस जो था उसमें इसकी सुनवाई की जाती थी। देखिए जस्टिस ऑफ पीस। अब इसके जो न्यायाधीश थे वो भी यूरोप के थे, और लॉर्ड रिपन ने कहा कि ये भेदभावकारी नीति है, इसको हटाया जाए क्योंकि इसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए। अब इसमें उसने अगर ये बिल पारित हो जाता तो उस पर भारतीय भी अधिकारित रहते, क्योंकि भारतीय जो न्यायाधीश थे वो निम्न स्तर के न्यायालयों में न्यायाधीश थे, जिला स्तर है वहाँ पे न्यायाधीश थे, मजिस्ट्रेट स्तर तक के न्यायाधीश थे, लेकिन उच्च न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन अधिकारी थे, और यूरोपियन अधिकारी ही यूरोपीय लोगों के जो न्याय सुन सकते थे। देखिए इस बिल का विरोध अनुदारवादियों ने किया। वे कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय की जो व्यक्ति हैं जो उच्च अधिकारी पोस्ट पर आसीन हो और हमारा जो निर्णय वो भारतीय करें। इनका जो शुरू से बहुत ज़्यादा विरोध किया जाने लगा। ब्रिटेन में गवर्नर रिपन को हटाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया। वो नहीं चाहते थे कि गवर्नर रिपन जो है भारत में ये बिल पास करवाएं, लेकिन रिपन ये बिल पास करवाना चाहते थे। देखिए ये बिल जो इल्बर्ट बिल विवाद जो पड़ा था वो सीपी इल्बर्ट ने ये बिल प्रस्ताव थे, रिपन ने कहा था सीपी इल्बर्ट को ये बिल लाने के लिए, इसलिए इनका नाम उनके नाम पर ही इनका नाम रह गया, इल्बर्ट बिल विवाद। इनका नाम सर सीपी इल्बर्ट। अब देखिए यूरोपियन ने जो विद्रोह किया था वो एक, हम अगर मानवता की नज़र से देखा जाए तो वो विद्रोह अच्छा नहीं था, भेदभाव का विद्रोह था, भारतीयों की समानता के खिलाफ था, भारतीय संप्रभुता के खिलाफ था। लिप्पन एक उदार नेता था, इसलिए उन्होंने इसका पक्ष किया। इससे राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं तो चिंगारी लोगों में, युवाओं में, शिक्षित वर्ग के भारतीय नागरिकों में जगी थी। देखिए वहाँ के यूरोपीय लोगों ने इनका विद्रोह किया था, इसलिए इसको सफ़ेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस इल्बर्ट बिल विवाद के जो यूरोपीय नागरिक विद्रोह किया था उसको सफ़ेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए यूरोपीय लोगों ने तो वहाँ पे एक अलग एक कोष का गठन भी कर लिया था, संगठन का गठन भी कर लिया था। उस संगठन का नाम था यूरोपीय और एंग्लो इंडियन का संगठन का भी निर्माण उन्होंने कर लिया था। फिर बाद में मजबूरन इतने विरोध के बावजूद भी लॉर्ड रिपन ने कुछ मामूली से संशोधन करते हुए इस बिल को पास किया, और फिर बाद में ये बिल लागू हो गया। जैसे रिपन चाहते थे उसके आधार पर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ संशोधन के माध्यम से इस बिल को रिपन ने अपने उदारवादिता का परिचय देते हुए इसको पास करवा के रहे थे। अब देखिए अब आगामी बात की जाए तो कौन कौन सी संस्थाएं जो थी कांग्रेस से पहले
कौन कौन सी संस्थाएं जी, ये आप नोट कर लेना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में आधार तैयार किया, भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने का प्रयास किया था? देखिए, पहली संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, और स्थापना करने वाले थे द्वारकानाथ टैगोर। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। अब देखिए, इसके बाद में सिर्फ 1839 को में ही एक संस्था का निर्माण होता है। अगर देखिए, पहले हम थोड़ा बस जान लेते हैं संस्था के बारे में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में इसकी स्थापना होती है। यह लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जमींदारों के लिए स्थापित सोसाइटी होती है। वो जो उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ के जमींदारों के द्वारा लाई गई एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जो अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करती थी। देखिए, अगर इसको संक्षिप्त में अगर माना जाए तो उनको जो संज्ञा दी गई थी उसको कहते थे धन अभिजात तंत्र संस्था। धन अभिजात तंत्र इसलिए कहा जाता है, धन का मतलब पैसे वाले थे सारे। अभिजात का मतलब क्या होता है? अभिजात का मतलब होता है कि कुछ लोगों का प्रभुत्व। राजनीति विज्ञान में अभिजात का मतलब होता है कुछ लोगों का प्रभुत्व। देखिए, इसके बाद में 1839 में एक संस्था का निर्माण होता है, उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। देखिए, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एक शिक्षित वर्ग का जो था, बुद्धिजीवियों का समूह था, उनके द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी संस्था थी। इसलिए इसको कहते थे बुद्धि अभिजात तंत्र। इसमें तो थे धन बाहुल्य वाले लोग थे, इसमें थे शिक्षित वर्ग वाले लोग जो थे, बुद्धि अभिजात तंत्र में थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी। अब देखिए, इसके बाद में इसी में और विस्तार करते हुए इसमें इस नाम जोड़ दिया जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। अब देखिए, अब साथ ही साथ अब क्या होता है कि अब इन तीनों को एक साथ 1951 में मर्ज कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। अब देखिए, अब ये तीनों 1 2 3 तीनों को 1851 में मिला दिया जाता है। अब इनका नाम जो रखा जाता है वो होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन रखा जाता है। देखिए, उसके बाद में 1852 में विस्तार से चर्चा करेंगे, हम कांग्रेस तक पहुंचेंगे। कांग्रेस का जो टॉपिक है हम कल स्टार्ट करेंगे, पहले हम बता देते हैं। उसके बाद में 1852 में दो सोसाइटीज का निर्माण होता है, दो संगठनों का निर्माण होता है जो थे। पहला था मद्रास नेटिव सोसाइटी। देखिए, मद्रास जो पुराना नाम था, वर्तमान नाम है चेन्नई। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में मद्रास नेटिव सोसाइटी की स्थापना होती है, और मद्रास नेटिव सोसाइटी की स्थापना होती है। फिर 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन भी इसके साथ में गठित होने वाली एक संस्था है। फिर देखिए, इसके बाद में अगर बात की जाए तो 1866 में एक संस्था स्थापित होती है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये संस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा देना, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण जो होता है लंदन में होता है। लंदन में वहां पे अध्ययनरत 4 छात्रों द्वारा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, आप ध्यान से लिख देना आप लोग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और मनमोहन घोष के द्वारा इसकी जो 1866 में इसकी जो स्थापना कर दी जाती है। इसकी स्थापना इसलिए होती है क्योंकि वहां पे संचालित एक संगठन के विरोध में यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। देखिए एक राजनीतिक संगठन था। और इसके बाद में अगर बात की जाए, इसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। 2 अप्रैल 1870 को पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। 2 अप्रैल 1870 को पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा। देखिए पुनः सार्वजनिक सभा एक सामाजिक किसानों के आंदोलन को राजनीतिक स्तर पर लाने का प्रयास था। मतलब इसको एक सामाजिक संगठन भी हम कह सकते हैं। वो था राजनीतिक संगठन, ये है सामाजिक संगठन। देखिए पुनः सार्वजनिक सभा की अगर बात की जाए 2 अप्रैल 1870 को इसका गठन होता है। और इसमें जो मुख्य गठनकर्ता थे, इनका नाम बता देता हूँ। महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे, जीवी जोशी उनका पूरा नाम है। महादेव गोविंद रानडे, जीवी जोशी का पूरा नाम है गणेश मावलंकर जोशी। और जो तीसरे थे उनका नाम था एस चिपलांकर। देखिए मैं लिखा देता हूँ, महादेव गोविंद रानडे, गणेश मावलंकर जोशी। और जो तीसरे नाम थे एस चिपलांकर, इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में 1872 में एक सभा की स्थापना होती है, उसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है लंदन में। और स्थापना करने वाले थे आनंद मोहन बोस। फिर 1875 में एक होती है इंडिया लीग की स्थापना, या इंडियन लीग या इंडिया लीग आप बोल सकते हो। ठीक है, 1875 में जो होती है वो इंडिया लीग की स्थापना होती है। इंडिया लीग भी आप बोल, इंडिया लीग लिखे तो अच्छा होगा। इंडिया लीग की स्थापना होती है। और जो स्थापना कौन करता है, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था, शिशिर कुमार घोष। ये जो है इसकी स्थापना करते हैं। देखिए इसके बाद में 1876 में, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये नेशनल संस्था 1876 वाली जो पढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। मैं बता देना चाहता हूँ, इंडियन, बहुत बार कॉम्पिटिशन में इसकी मैं ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में होती है। संस्थापक जो थे इनके इस कदे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एक और थे आनंद मोहन बोस। अब देखिए ये जो संस्था थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको इंडियन एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसको अगर ऐसा आ जाए इंडियन एसोसिएशन तो उसको इंडियन एसोसिएशन भी बोलते हैं। देखिए फर्क है, इंडियन एसोसिएशन, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इंडियन एसोसिएशन अलग है, इंडिया लीग अलग है, इंडियन सोसाइटी, तीनों में नामों में अंतर है। अगर ऐसा आ जाए 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने जो की है। देखिए फिर बाद में अगर बात की जाए तो फिर बाद में मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना होती है 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में।
अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसमें संस्थापक थे एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। देखिए मैं तीनों के नाम आपके सामने लिखा देता हूँ। एम वी राघवाचारी, जो नाम बोला था जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। अब देखिए, और जो अंतिम जो हमारी संस्था है वो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और जो उसकी स्थापना जो होती है 1885 में इसकी स्थापना होती है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई संस्था, अंतिम संस्था ही है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो बता देता हूँ इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो इनके संस्थापक जो थे फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और एक और थे बदरुद्दीन तैयब। देखिए अब हमारा जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा ये बहुत जल्द, मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके सामने एक लेक्चर लेके आऊँ और आपके सामने भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बहुत कम समय में पूरा करवाने की कोशिश करूँ। देखिए आज हमारा भाग 1 समाप्त हो गया है। कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आया होगा।